हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एग्जाम में जाने से पहले ये वाले क्वेश्चन जरूर देख जाना। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसके पीछे कारण ये है कि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल का 2022 में, उसका 40 शिफ्ट्स का, पूरी 40 शिफ्ट्स का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। इस तरह के पहले भी मैं आपके लेक्चर्स ले चुका हूं, पर हम इस पेपर को इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये वाला लेक्चर। तो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के हम उसको पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे, इस तरीके से कि एग्जामिनर आने वाले एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछना चाहे तो इससे बाहर ना आ जा पाए। ठीक है, मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं। यह हमारा अभिनंदन बैच है। इस बैच के बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। रोज क्लासेस आ रही है, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है। जो बच्चे पहली बार यहां पे जुड़ रहे हैं तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, बिल्कुल सही जगह पे आए हो और आपका एक एक मिनट यहां पे सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, अब सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे। पॉलिटी के जो आपके 2022 और 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ है उसके थ्रू हम रिवीजन करेंगे। और वैसे मैं आपको पूरा पॉलिटी पढ़वा चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको करा दिया है और इस तरह के पीवाईक्यू सेशन आपके लिए आते रहते हैं ताकि आप एग्जाम को इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओ। और एनालिसिस क्या होती है ये आपको आज की क्लास के बाद एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं और लेक्चर के बीच में बाकी बातें करेंगे जो मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप पूरा फायदा उठा सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना और देखते हैं इस क्वेश्चन से हम क्या क्या बातें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है कि कितने मेंबर की बॉडी है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कितने मेंबर की बॉडी। तो अब जैसे जिस एग्जाम के लिए आप मान लीजिए, चाहे सीजीएल के लिए आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप भी कई आपके भी चांसेस हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में जाके नौकरी कर सकते हो। कईयों ने प्रेफरेंस होगी उनकी कि उनको इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, पर सीएजी के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो सीएजी होता है ये होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज द मोस्ट, इस लाइन को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे ये बात आप कैसे कह रहे हैं, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात किन्होंने कही है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कहा गया था बी आर अंबेडकर जी के द्वारा, बी आर अंबेडकर जिन्होंने आपका हमारा संविधान लिखा है। तो गलत तो उन्होंने नहीं लिखा होगा, इस बात में जरूर कुछ ना कुछ मेरिट होगा। तो देख लेते हैं और क्या बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, ये होते हैं हेड ऑफ इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, ये जो लेक्चर सीरीज है वैसे सब एग्जाम्स के लिए, सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है। एमटीएस, रेलवे, सीएचएसएल, सीपीओ और आपके डिफेंस एग्जाम्स जो होते हैं सबके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं लेक्चर्स जो हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं सीएजी की। तो सीएजी हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। अभी मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। यह सवाल आपसे डायरेक्ट बनता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इनमें से कौन होता है, तो आपका जवाब होगा सीएजी। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पब्लिक का पैसा है जो आप सरकारों को टैक्स के तौर पे देते हो, सिंपल और आसान भाषा में, तो उस पैसे का सही जगह पे उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट सीएजी कराता है। यानी कि ये पूरा ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके अकाउंट्स का। अब आपसे पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है। ये दो लाइन तो आपको याद रखनी है, साथ आपको याद रखना है ये आता है आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 से लेके आर्टिकल 151 तक इसका जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो चलते हैं। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है सीएजी की। और अगर आपसे पूछ ले फिलहाल आपके सीएजी कौन है, तो आपके जो अभी सीएजी हैं वो 14th सीएजी हैं। ठीक है, 14th है और इनका नाम है गिरीश जी सी चंद्र और मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो ठीक है, ये एक और बात आप याद रखोगे। अगर आपसे प्रेजेंट पूछता है तो स्टैटिक पोर्शन में आपसे सबसे पहला भी पूछ सकता है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम था वी नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव। मैं आपको वैसे कंप्लीट पॉलिटी करवा चुका हूं, जिसमें आप सारे लेक्चर्स कहां से एक्सेस कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस की। चाहो तो 1 से 2 दिन में पूरा जनरल अवेयरनेस रिवाइज कर सकते हो, रोज पढ़ोगे, एग्जाम तक बढ़िया तैयारी हो जाएगी, और रोज क्लासेस आ ही रही हैं। तो वी नरहरि राव थे पहले, फर्स्ट CAG। तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज आर्टिकल 148 में आता है, तो इतना समझ में आ गया, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। और क्या बात याद रखनी है, होती तो सिंगल मेंबर बॉडी है, बट बहुत बड़ा स्टाफ, काफी बड़ा सेक्रेटेरिएट होता है CAG का। और CAG जो है, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको ये एक काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को अपॉइंट करने का काम, जैसा कि आपको पता है, प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले CAG का टेन्योर कितना होता है, मतलब कितने साल तक वो रहते हैं, तो उनका टेन्योर 6 साल का होता है, 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। यानी कि अगर वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर उनका 6 वर्ष, अगर वो 6 साल तक सर्व कर चुके हैं तो तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से जो चीज पहले हो जाएगी, तो ये उनका टेन्योर है 6 इयर्स और 65 इयर्स। ऑप्शंस में कई सारे दे सकता है, 5 इयर्स और 65 इयर्स, 3 इयर्स और 64 इयर्स, ठीक है ना, या फिर सिर्फ 65 इयर्स, ऐसे ऑप्शन करके आएगा और आपको सही लगाना होगा। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया यहां तक, तो आप बिल्कुल लगा दोगे, ठीक है ना। तो एक तो ये बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है, इसकी शपथ ऑब्वियसली प्रेसिडेंट लेता है। ओथ्स और एफर्मेशन जितनी है वो हमारे अनुसूची नंबर 3 शेड्यूल 3 में दी गई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उनकी। अगर CAG को अपना रेजिग्नेशन देना है, रेजिग्नेशन किसको देगा, तो वो प्रेसिडेंट को दे सकता है अपना टर्म खत्म होने से पहले, ठीक है। तो रेजिग्नेशन देगा तो प्रेसिडेंट को देगा। अगर इनको इंपीच करना है, इनको हटाना है इनके टर्म से, तो इनके ऑफिस की जो काम करते हैं उसकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कि इनको हटाना आसान नहीं है। इसलिए इनको हटाने का क्राइटेरिया सेम रखा गया है, किसके मुकाबले, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के, ठीक है। जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, इसका पूरा प्रोसेस आपको मेरे सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अभी आखिरी में 10-15 दिन पहले, शायद 5-6 दिन पहले आई थी वो क्लास, तो आप वहां देख सकते हो। और PY की उसका ये यूं तो तीसरा लेक्चर है, अभी आगे 1-2 और आएंगे, ठीक है ना। तो आपका पूरा पॉलिटी आप चाहो तो यहीं से रिवाइज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है इनका जो इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि जो 2/3 मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस की। वैसे तो बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है इनका, कि 100 मेंबर लोकसभा से, 50 मेंबर राज्यसभा से, फिर एक कमेटी बैठेगी, उसके बाद में वोटिंग होगी तो 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा तो जाके इनको हटाया जाएगा। सेम प्रोसेस CAG को हटाने का होता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, CAG को हटाने का रिमूवल किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ठीक है जी। बेसिकली CAG का काम ये है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करना। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सरकारी खजाना है जिसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जाती है, जो आपका पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास, क्या गवर्नमेंट उसे सही जगह पे यूज कर रही है जिसके बारे में उसने वो पैसा उठाया है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी चीज के लिए उस पैसे को अप्रोप्रिएट करा है किसी एक फंड में से, और क्या उस पैसे को वहां पे लगाया जा रहा है। तो जितने भी स्कैम्स पकड़े जाते हैं, जैसे 2G स्कैम और पीछे कॉमनवेल्थ स्कैम, जितने भी स्कैम आज तक पकड़े गए हैं, तो वो CAG की रिपोर्ट पे ही पकड़े जाते हैं। CAG का काम ही होता है, इज द अकाउंटेंट, ही इज द ऑडिटर, ठीक है ना। तो ये स्क्रूटनी करता है एक एक अकाउंट्स की, चाहे वो गवर्नमेंट की कितनी भी एजेंसीज हो इंपॉर्टेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। तो एक बड़ा ही बारीक काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। और CAG अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, तो अगेन प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट पेश करता है, फिर ये आगे उसे पार्लियामेंट में देते हैं, और वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह उस पर स्क्रूटनी उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है।
ठीक है जी। तो एनुअल रिपोर्ट ये अपनी प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में देते हैं। समझ गए? तो जितने भी फंड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जहां पे कि टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल इनकम आ गई सारी। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिसमें कि इमरजेंसी फंड होता है, उसमें हमेशा 500 करोड़ रुपया रहना चाहिए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जो एकदम यूज करनी पड़े सरकार को। ठीक है। एक होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिसके अंदर की वो पैसा आता है जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं है, वो भी इनकम ही है सरकार की। तो इसमें से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका ऑडिट सीएजी करेगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि बी.आर. अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिनर ने सिर्फ पूछा था सीएजी कितने मेंबर की बॉडी है। अब बताइए एग्जामिनर अगर सोचे कि अगले साल या फिर जो अब आपका जुलाई में एग्जाम है, अगर सीएचएसएल का एग्जाम हो या कोई भी हो, सीएजी से कुछ क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है तो आपके कितने % चांस हो गए कि आपका आंसर ठीक होगा। समझ गए? तो इसे कहते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस। यही सही तरीका है और इसी पैटर्न पे हम चलते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भी दिसंबर सीजीएल 2022 का पेपर है, क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान का प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। तो अब ये एक सिंगल क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर हम इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बात कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही आगे जाके प्रस्तावना का नाम दिया गया, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग संविधान है उसका जो पहला पेज है जो बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस तरह का इंडिया का नेचर है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुता है, यहाँ पे सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है ना, और रिपब्लिक है। ठीक है, इस तरह की चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है और इस डॉक्यूमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्रीएम्बल का। तो ये जो प्रीएम्बल है पूछ रहा है ये किसने डिजाइन किया था। तो ये कहानी शुरू होती है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो ये एक याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इससे रिलेटेड भी लेक्चर आ चुका है। जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर देख लिए हैं उन्हें एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना टफ बना लो, इस बात की गारंटी है। और सारे लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर सारे देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी होने वाला है, 1-2 क्लासेस और है, और अब आएंगे स्टैटिक जीके के बढ़िया लेक्चर्स। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए, और रोज 6 बजे क्लास आ जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आपका। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, यानी जो आपकी संविधान सभा है, इसका काम था नए भारत, जो भारत अब आजाद होगा उसके लिए संविधान की रचना करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग, अभी मैं देखिए इस क्वेश्चन को इससे लिंक कर दूंगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना, यहां से कई सवाल बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग पहली बार 1934 में रखी गई थी। किसने रखी थी? M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने कम्युनिस्ट नेता थे, फिर आगे कांग्रेस ने भी इस डिमांड को के लिए रखा अंग्रेजों के आगे। 1940 में एक अगस्त ऑफर आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस मांग को, इंडियंस की इस मांग को माना कि हां भारत अपना संविधान खुद बना पाएगा, लेकिन एक बार वर्ल्ड वॉर 2 हो जाने दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी इंडियंस की। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब पता था कि देश आजाद होना है, तो देश को आजाद करना है, तो इतने बड़े देश के अंदर पूरे लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए भेजी गई थी कैबिनेट मिशन। ये सवाल पेपर में आता है, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 1946 में इसमें 3 मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना। तो ये आया था कैबिनेट मिशन, और इसका काम था पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना कि ये संविधान सभा जो है किस तरीके से बनेगी। अब ये संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होती है? इसका काम था आजाद भारत के लिए संविधान बनाना। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है कि पहली मीटिंग कब हुई। तो इसकी पहली मीटिंग होती है दोस्त 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में, और उस वक्त इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार आप राजेंद्र प्रसाद लगा डालते हैं, पर पेपर में देख लेना टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात हो रही है या परमानेंट की। सच्चिदानंद सिन्हा,
ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सब अपने आप में एक एक नंबर आपको दे सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अब बात आती है 13 दिसंबर की, ये डेट मैं क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके आपके संविधान का प्रस्तावना बना, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसे असेंबली ने कब एक्सेप्ट करा, कब अडॉप्ट किया, तो वो डेट भी आपसे पूछी जाती है। तो वो डेट क्या है? वो डेट है, देखिए अब ये इसको बहुत ज्यादा हो गया, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं अब इरेज कर लेता हूं, ठीक है। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारे देख लो पहले, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा। और जिसने मेरा लेक्चर ध्यान से देख लिया, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे हम, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर और 22 जनवरी डेट याद रखना, 1947। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया प्रियम्बल को, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब प्रियम्बल जो है ऐसे करके बना, और प्रियम्बल आपका आंसर हो गया जिप्सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? पूरा संविधान, ये प्रियम्बल की बात थी, पर पूरा संविधान बनने में कुल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान बनके रेडी हुआ कब? 26 नवंबर। इसलिए आप जब प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें भी डेट नीचे 26 नवंबर लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। पर इसको लागू करने के लिए डेट चुनी गई 26 जनवरी 1950 की, जिस दिन से आप हमारे देश का रिपब्लिक डे जो हम जो है बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये कहानी थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसको और इन डेप्थ जानना चाहते हो तो पूरा लेक्चर है वहां पे। अब बात करूं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। प्रियम्बल के अंदर आपसे कुछ शब्द पूछ लेता है। अब पूरा प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो क्लास निकल जाएगी, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रियम्बल जो है संविधान में जब आया उसके बाद उसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है। उसके अंदर वर्ड ऐड किया गया सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये वर्ड एज इट इज याद रख लेना, और इंटेग्रिटी। ये वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे। इन वर्ड्स को ऐड कब किया गया ये आपसे एग्जामिनर जरूर पूछता है, और इसका जवाब होगा कब? 42वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आई थी? 1976 में इस वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है जी। तो इतना ध्यान रखना है। ये थी कहानी। फटाफट से हमने प्रियम्बल भी ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यहां से आप वर्ड निकालेंगे कर्तव्य। अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी समझ में आ रहा तो यहां पे बात हो रही है ड्यूटी की। तो इस चीज से आइडिया लग जाना चाहिए कि कोई ना कोई ड्यूटी की बात कर रहा है। हमारे संविधान में कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें से एक ड्यूटी की यहां पे बात कर रहा है। तो ऑटोनॉमी, अथॉरिटी, ये सब तो नहीं हो सकता। संप्रभुता, सोवरेनिटी इसका आंसर हो जाएगा, अभी दिखा दूंगा। तो हमें मौका मिला इस क्वेश्चन के थ्रू, एग्जामिनर अगर ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो फटाफट से फंडामेंटल ड्यूटीज हम रिवाइज कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा। हर क्वेश्चन के थ्रू हम मोस्टली पूरा टॉपिक रिवाइज कर ले रहे हैं, और ऐसा ही होता आता है। पिछले लेक्चर्स अगर आप मेरे देखोगे वहां भी पीवाईक्यूज के अभी तक 2 लेक्चर आ चुके हैं, और पॉलिटी पूरा मैं थ्योरी वाइज भी आपको करवा चुका हूं, तो वो जरूर देख लेना इस लेक्चर को, लेकिन एंड तक जरूर देखना। फिर कह रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की अब मैं बात करने वाला हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे पूछ ले हमारे संविधान में कहां दी गई है, तो इसके लिए पार्ट 4A बनाया गया था, यानी कि ये हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थी। तो ऑप्शन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, प्रियम्बल या फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से बताना है कि कौन सा, इनमें से कौन सी चीज आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो जवाब होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके लिए
आया सेम 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और कब आया ये 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली नहीं थी, इसे ऐड किया 42वें संशोधन के थ्रू, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी और पार्ट 5 द यूनियन, इन सबके बीच में घुसाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A के नाम से। और पार्ट 4A में सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये भी याद हो गया, तो ये 3 चीजें आपको याद हो गई। अब आर्टिकल 51A में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड करी गई थी, ये सवाल बनता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। अगर पूछ ले फंडामेंटल ड्यूटीज हमें हमारे संविधान में डालनी चाहिए, इसकी इंस्पिरेशन कौन सी कंट्री से आई? तो ये आई यूएसएसआर से, सोवियत से, यूएसएसआर से, ठीक है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, पर आप कहोगे आप तो कह रहे थे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। बिल्कुल, यानी कि इसमें ऐड करी गई +1, एक ड्यूटी ऐड करी गई जो कहती है कि यह जिम्मेदारी हर एक पेरेंट की होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे 6 से लेके 14 साल के बीच में, ठीक है। तो यानी कि एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस कर रही है। और कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जिसने एजुकेशन के अंदर बहुत बदलाव डाले और राइट टू एजुकेशन जोड़ा फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21A में? तो वही सेम अमेंडमेंट थी जिसने फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन के लिए एक आर्टिकल जोड़ा और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आर्टिकल जोड़ा कि ये आपका अधिकार तो है ही, साथ में आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। उनमें से एक कर्तव्य ये है कि हम भी कोशिश करें और थोड़ी सी आप लोग भी कोशिश करें अपने बच्चे को पढ़ाने की और लिखाने की। तो यह था 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। अब आपसे पेपर में फंडामेंटल ड्यूटीज के ऑप्शन दे देगा और बताएगा इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहले ये सारे फैक्ट्स आप दिमाग में बिठाइए, आराम से सुना होगा आपने लेक्चर, थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये पूरी आपके लिए मैंने लिस्ट लगा दी है, आपके पास बुक्स भी है उसमें भी मिल जाएगी, पीडीएफ कहोगे वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 10 ड्यूटीज हैं, इस पे एक बार सरसरी सी निगाह मार लेना। ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी याद कर लेना, पर माइंड में ड्यूटी क्या होती है उसकी फॉर्म आपको पता हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, तो ये राइट तो हो नहीं सकता, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी नहीं है, तो ये ड्यूटी ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर और हेरिटेज को आपको प्रिजर्व करना चाहिए। समझ रहे हो, कमांडिंग सी इसकी टोन है कि आपको ये चीजें करनी है, पर ये जस्टिशिएबल नहीं होती नेचर में कि सरकार आपको कटघरे में खड़ा कर दे अगर आप ये सारी चीजें ना करें तो ये सारी चीजें। और जिसका आंसर हम ढूंढ रहे थे, क्या था उसका? सोवरेनिटी था ना इसका आंसर। तो देखते हैं वो कहां है, ये रहा, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है जी। चले, फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया पूरा, इसी तरीके से रिवीजन होता है। अब बात करते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप बिल्कुल सही समझ गए कि अगर बात आई है वाइस प्रेसिडेंट की तो इसको भी हम पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे। देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो मैं अगर बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, शॉर्ट में लिखूंगा, सब कुछ समझते जाना। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है पहले ये ध्यान रखना। संविधान के अंदर पहले तो पार्ट ध्यान रखना। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट हैं। जब संविधान बना था तब 22 थे, अभी 25 हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में आता है, क्योंकि पार्ट 5 पूरा यूनियन कवर करता है। यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, ये सब पार्ट 5 में आता है। फिर पार्ट 6 आपका स्टेट शुरू हो जाता है। तो पार्ट 5 के कौन से आर्टिकल में आता है? प्रेसिडेंट के आर्टिकल चलते हैं 61-62 तक, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 63 में,
तो आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल आपसे पूछेगा, आर्टिकल 63 पूछ सकता है। ठीक है जी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ये करंट में भी आपको याद रखनी होती है चीजें, तो सबको पता होगा, जगदीप धनकर। जगदीप धनकर। अब इनका काम क्या होता है, जब हम सारी चीजें जान ही लेंगे तो ये भी बता देंगे इसमें से इनकरेक्ट क्या है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रिवीजन हो रहा है आपका। आर्टिकल 64, जस्ट इसका अगले वाला आर्टिकल 64 इसका सबसे पहला काम बताता है और सबसे जरूरी, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना भाई, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि जो काम स्पीकर लोकसभा में करता है वही काम चेयरमैन राज्यसभा में करता है। यानी हाउस के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना, हाउस की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाना, रेजोल्यूशंस को वोटिंग पे डालना, मतलब सारी चीजें स्मूथली हो जाए, तो ये काम होता है आपका, मेन काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो ऑप्शन 2 तो आंसर नहीं हो सकता, यानी कि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो 2 तो हमें समझ में आ गया। आर्टिकल 64 में लिखा है। इसका अगला नेक्स्ट आर्टिकल आ जाओ, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 65 इसके नाम को जस्टिफाई करता है क्या, कि ये एक वाइस प्रेसिडेंट है, यानी जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होंगे किसी भी वजह से, कि वो बीमार हैं, अब उनकी मान लीजिए एकदम से डेथ हो जाती है, या फिर प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो तब उस समय के लिए क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है ये प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे। तो ही विल बी द प्रेसिडेंट, बट फॉर व्हाट मैक्सिमम पीरियड, जस्ट फॉर द टाइम ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि अगले 6 महीने में नए इलेक्शन हो जाएंगे और नए प्रेसिडेंट आके बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट का रोल ये प्ले करते हैं आर्टिकल नंबर 65 में। आर्टिकल नंबर 66 वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि वो बताता है इनके इलेक्शन के बारे में। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना वो इनडायरेक्ट होता है। पूरा मैंने वैसे सारे चैप्टर्स मैंने आपको कराए हुए हैं, जिन्होंने वो लेक्चर देख लिए तो ये तो मजा ही आ रहा होगा आपको, बढ़िया क्वेश्चंस है और देख लीजिए 2022 में पूछे गए हैं। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इस बात को समझना। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके अंदर कौन कौन पार्ट लेता है, नॉर्मल नागरिक नहीं लेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आपने जिनको वोट करके आगे बिठाया वो आपके बिहाफ पे वोट डालते हैं। तो कौन डालते हैं? तो जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, अब चाहे तो वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉन इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, जबकि प्रेसिडेंट के रोल में ऐसा नहीं था। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर चुने जाते थे जो वोट डालेंगे। पर वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं वो सब वोट डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो ये बात क्लियर है। हाँ, और स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता। स्टेट के अंदर जितनी भी विधानसभाएं वो इसके इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेती। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। तो ये पॉइंट भी सही हो गया, ठीक है। तो पहला और 2 तो आंसर नहीं होंगे। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कुछ कुल मिला के 5 साल का ही होता है, तो ये भी बात क्लियर हो जाती है। बचा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कि उनको हटाया जा, उनको ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूव थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एक तरह से राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है। तो ज्यादा पावर, अब मान लीजिए स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसको हटाने की पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास ज्यादा होती है ना। और राज्यसभा का स्पीकर का काम कौन कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट। तो पावर किसके पास होगी? राज्यसभा के पास होगी। तो इसने कैसे लिख दिया? लोकसभा और राज्यसभा। तो यानी कि ये पॉइंट गलत हो गया, समझे मेरी बात। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की ज्यादा पावर राज्यसभा के पास होती है। राज्यसभा से ही वो रेजोल्यूशन उठेगा अगर उसे इंपीच करना है, वहां की टोटल मेजॉरिटी से पास होगा, लोकसभा खाली उस पर एग्री करेगी और फिर उसके बाद में वो वहां से हटा दिया जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का ये प्रोसीजर होता है। तो देखा हमने, इस तरीके से ऑलमोस्ट पूरा वाइस प्रेसिडेंट भी रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरे बिना कहे इसे शेयर कर देना भाई, एक ही बार कह रहा हूं, इसको शेयर जरूर कीजिए,
ठीक है, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए और कंप्लीट कोर्स आपको यहां पे कराया जा रहा है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस का ही नहीं, मैं तो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, स्टैटिक जीके भी आप करवाऊंगा, लेकिन आपके लिए साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। अभिषेक सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, मेरी क्लास आती है 6 बजे रोज, ये हमारा अभिनंदन बैच है, और ऐसा नहीं है क्लासेस चलती रहेंगी, 70 से 75 दिन में पूरा कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए। अभिनंदन बैच चल रहा है ये, अभिषेक सर आपको 7 बजे आते हैं, साइंस वो कराएंगे, 8 बजे आते हैं इंग्लिश वाले कपिल सर, अभी उनको भी मैं आपसे दिखा दूंगा एक बार बोर्ड पे, और 9 बजे आते हैं रोहित सर जो आपको रीजनिंग करवाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कराने की गारंटी है हमारी, और आपने इतना करना है, रोज यहां पे आके जुड़ना है। यहां तक लेक्चर देखा है ना, तो मजा जरूर आ रहा होगा, आखिरी तक जाते जाते बहुत कुछ दिमाग में लेके जाओगे। Which article of the Constitution separates the judiciary from the executive? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो ये बात आपको देख लेते हैं, अभी इसको कैसे हम करेंगे। तो ये एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 बताया था, आर्टिकल 143 तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा, है ना, क्योंकि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 146-47 तक सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो 143 गया, आर्टिकल 144 भी गया। आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 बचा, और यही आपका सही उत्तर है। आर्टिकल 50 किस ब्रैकेट में आएगा? मैंने आपको ब्रैकेट्स अच्छे से याद करवाए थे, तो आर्टिकल 50 आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है? जिनको नहीं पता है डीपीएसपी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल सा है, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे संविधान में लिखी है, और ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए है? ये इंस्ट्रक्शन सरकारों के लिए है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस उनको है कि जब भी आप कानून बनाएंगे, जब भी आप कुछ भी पॉलिसी लागू करेंगे, तो आप इन सारी चीजों को दिमाग में रखेंगे, ताकि देश में सोशलिज्म की भावना बढ़े, वेलफेयर स्टेट बढ़े, समाजवाद बढ़े, लोगों में अमीर और गरीब का ज्यादा फासला ना हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको माइंड में रखनी है। तो इसे आप सेकंड सेट ऑफ राइट्स भी कह सकते हैं। पर इसमें और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ लेगा। अंतर सिर्फ इतना सा है कि दे आर नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। पर अगर डीपीएसपी का कुछ ना कुछ वायलेशन होता है, गवर्नमेंट इस तरीके से कानून नहीं बनाती है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते। ये एक आइडियल स्टेट का आइडिया है। जैसे जैसे सरकार को सुविधाएं आएगी, संसाधन आएंगे, तो वो इन चीजों को दिमाग में रखेंगे। तो दे आर नॉन जस्टिशिएबल। समझे मेरी बात? अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है ये आप देख लीजिए। डीपीएसपी आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछता है कि हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है। सोर्सेज वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया ना, तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, खास करके कई बार पेपर में आता है, सीडीएस, एफकेट सब में आता है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी से रिलेटेड आपसे पूछ ले पार्ट कौन सा है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। जस्ट जहां पे फंडामेंटल राइट खत्म होता है वहीं पे सिद्धांत ये वाले शुरू हो जाते हैं, जो आता है आपका पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 हो गया। फंडामेंटल राइट खत्म हुआ आर्टिकल नंबर 35 में। आर्टिकल 36 से इनकी शुरुआत हो जाती है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक ये जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आता है आपका डीपीएसपी, और आर्टिकल 36 बताता है स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट की डेफिनेशन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये उनके लिए है जिसके लिए डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी तो बहुत सारे हैं, पर उसका आइडिया आप समझ लीजिए। इसका काम है वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डीपीएसपी मैं आपको बता देता हूं जो आर्टिकल के साथ साथ, जैसे एक आर्टिकल 39A आप याद रख सकते हो, कई बार पेपर में पूछा जाता है। वो होता है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है ना।
इस तरह के कानून सरकार बनाए कि सब में इक्वालिटी वाली भावना आए। ठीक है, आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 40 बहुत बार पूछा गया यार, तो आर्टिकल नंबर 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसा किया है सरकार ने? बिल्कुल किया है। कब किया है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दी। ठीक है ना, कि आपकी शहरों में भी एक छोटी गवर्नमेंट रहेगी, लोकल गवर्नमेंट जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और जो आपका गांव है तो वहां पे आपको विलेज पंचायत देखने को मिलेगी। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 40 कहता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, हम आगे जानेंगे। आर्टिकल नंबर 40 समझ गए। एक आपसे बार बार पूछ लेता है आर्टिकल 44, इससे बहुत प्यार है आपके एग्जामिनर को। आर्टिकल 44 आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि इक्वल वेजेस होनी चाहिए, इसके अंदर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, समता को प्रमोट कर रहा है, सब पे इक्वल वेजेस हो, ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, तो ये सब है डीपीएसपी पे। तो एक ये पूछ लेता है। एक आपसे आर्टिकल 50, तो ये सामने लिखा है आपके क्या, कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो आपकी न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, इसमें एक प्रॉपर डिफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो आपकी सरकार चलाती है वो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब सरकार है, तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये दोनों एक दूसरे के काम के बीच में दखल अंदाजी ना करें, और ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ताकि लोगों के साथ न्याय हो पाए, है ना। तो ये बात कहता है आर्टिकल नंबर 50, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये है डीपीएसपी। यहां से यही सवाल बनते हैं बार बार घूम फिर के। तो अच्छा हुआ आपने इतना देख लिया, बस रिवाइज हो गया आपका डीपीएसपी। चलते हैं आगे, भी और भी क्वेश्चंस हैं और टाइम है हमारे पास कम, जो रह जाएंगे टेंशन मत लेना। आज का लेक्चर अच्छा लगा, कल फिर आऊंगा, इन्हीं को रिपीट कर, मतलब इससे आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा पॉलिटी अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा आपका। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है इन विच ईयर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एक एक करके उठाते हैं दोनों को। तो अगर मैं बात करूं 73rd की, तो 73rd एक संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया जो आर्टिकल 40 कह रहा था। आर्टिकल 40 क्या कह रहा था अभी बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये होनी चाहिए, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73rd में। इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया किस तरीके से पंचायत बनेगी, ठीक है ना, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करेंगी चीजें। तो ये कब आया, ये आता है 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। इसको लागू कब से किया गया, तो भाई 24 अप्रैल इसकी डेट है, जिसे आप पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं, 24 अप्रैल 1993 से। तो इसे हम पंचायती राज दिवस के नाम से जानते हैं। स्टैटिक के पार्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 73rd अमेंडमेंट से संविधान में क्या क्या चेंजेस हुए उसको ध्यान रखना, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए बकायदा एक पार्ट 9 बनाया गया, ठीक है। पार्ट 9 के अंदर आपके डाले गए आर्टिकल। आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है इसका, तो आर्टिकल है इसका आर्टिकल 243 और इसी के पार्ट्स हैं 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो 243 ए से 243 पी तक, 243 ओ तक, ठीक है। तो ये है आपके जितनी भी चीजें पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो सब इन आर्टिकल्स में आती हैं। ऐसे रफली आर्टिकल्स आपसे पूछ लेगा। साथ ही इसने और क्या दिया संविधान में, तो एक बकायदा एक अनुसूची जोड़नी पड़ी। 12 शेड्यूल्स हैं, तो 11th शेड्यूल इसके अंदर डाला गया। इसके अंदर पूरी लिस्ट है कितनी चीजों की, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। तो ये भी पूछ लेता पेपर में, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, यानी इसके अंदर वो चीजें, वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि जिसके बारे में पंचायत या फिर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है,
इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो वो किस चीजों पे ऑपरेट करेगी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगी, किन चीजों से रिलेटेड काम करेगी, जैसे डैम्स हो गए, कुछ की तरह की सिंचाई हो गई, इरिगेशन हो गया, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाते हैं आपको 11th शेड्यूल में। तो ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। पार्ट 9 जोड़ा 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में आई, ठीक है। आर्टिकल ये वाले हैं और 11वां शेड्यूल इससे जोड़ दिया गया 29 आइटम्स के अंदर, ठीक है जी। तो इसके बाद और आपसे कई बार पूछ लेता है पंचायती राज सिस्टम से कमेटी है, कई बार नाम उसका पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बड़ी फेमस है ये, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। इसका गठन 1956 या 57 में हुआ था, आप एग्जैक्टली चेक कर लेना एक बार, वैसे यही टाइम पीरियड मिलेगा आपको। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर दिया था कि जो सबसे छोटा लेवल है यानी गांव का लेवल है, वहां पे ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर आओगे तो ब्लॉक लेवल पे आओगे तो वहां पे आपको पंचायत समिति मिलेगी, जिला लेवल पे आओगे और डिस्ट्रिक्ट बड़ा, बहुत सारे गांव हैं इसके अंदर, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो वहां पे आपको मिलेगी जिला परिषद, ठीक है। 3 लेवल पे पंचायत बनाई जाएगी। आज भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ग्राम सभा का काम क्या होता है, अब ये मैं इसमें घुसूंगा तो पूरा पंचायत आपको बताना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर कभी मैं आपको बता दूंगा, पर इतना समझ लो ग्राम सभा का काम होता है पंचायत को इलेक्ट करना, जिनके पास वो राइट है गांव में जो इलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो पंचायत को इलेक्ट करते हैं वो ग्राम सभा है। उसके ऊपर आती है आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल होता है और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ब्लॉक लेवल पे होती है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। अभी बलवंत राय मेहता कमेटी ने पूछ लेता है किससे रिलेटेड है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पंचायत से और इंपॉर्टेंट कमेटी के खाली नाम दे लेता, आपसे कई बार पूछ लेते, जैसे अशोक, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी थी एक, ठीक है। इसके अलावा एक थी LM सिंघवी कमेटी, ये नाम आपको याद रखने हैं, LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। एक थी गाडगिल कमेटी, गाडगिल कमेटी, एक थंगन कमेटी थी। तो इस तरीके की कमिटीज आपसे पूछ सकता है, 4 नाम याद रख लेना, इनफ रहेगा, ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज से पूछ लेता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया। संविधान में ऐड होने से पहले भी पंचायती राज चलता था, तो 1959 के अंदर राजस्थान का एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहली बार पंचायत बनाई गई थी, ठीक है जी। तो ये कहानी है पंचायती राज सिस्टम की। और पंचायत के अंदर अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे वुमेन की 1/3 सीट्स हमेशा रिजर्व्ड रहती हैं। साथ ही पंचायत में इलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें 21 ईयर्स चलती है। जबकि पार्लियामेंट में आप देखते हो तो लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। तो ये सारी एजेस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हैं। चलिए, अब आई होप इतना समझ में आ गया होगा, वरना इसको और नहीं खींचेंगे। मैं बात करता हूं 74th अमेंडमेंट की। तो 74th, जब गांव के लेवल पे आप पंचायत बना रहे हो तो शहरों का क्या, शहरों को भी तो डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट संभाल लेगी पूरा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो आप कई जगह पे म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह देखते हो, तो म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। एक सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया संविधान में, म्युनिसिपैलिटीज। इसी से मिलते जुलते कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। 74th अमेंडमेंट भी 1992 में आया, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज के लिए एक नया पार्ट जोड़ा गया, वो पार्ट 9 था, ये पार्ट 9A कर दिया। आर्टिकल्स, वो पार्ट 240, वो आर्टिकल 243 ओ तक जा रहा था, ये आर्टिकल 243 से शुरू हो जाएगा और ये जाएगा आगे 243ZG तक, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। साथ ही इसके लिए एक और अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची उसके लिए, 12वीं इसके लिए। तो 12th शेड्यूल संविधान में इसके लिए ऐड किया गया। साथ ही इसके अंदर 12th शेड्यूल में पूछ ले कितनी फंक्शनल आइटम्स हैं, तो इसके अंदर 18 टॉपिक्स बताए गए हैं कि म्युनिसिपैलिटी इन चीजों के ऊपर जो है ध्यान देगी। और इनको कंट्रोल कौन करेगा, तो ये स्टेट लिस्ट में आती है, पंचायत भी और म्युनिसिपैलिटी भी, कि स्टेट गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड सारी चीजें डील करती है। समझ गए। अब इसमें भी 3 लेवल होते हैं, जैसे एक नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वो सारी चीजें हैं। तो हमने मोटा मोटी इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लिया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से और बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, यही इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आपको खुद लग रहा होगा यार पूरी क्लास में हमने कितनी सारी चीजें रिवाइज कर ली। अगर ऐसा नहीं लग रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना।
द डैश इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन अ कंट्री। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जो एक देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको सब पालन करते हैं एक देश के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है, तो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा संविधान। ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को जरूर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। Which of the following statements is not correct with reference to the election of President of India? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेसिडेंट अपने आप में एक पूरा वास्ट टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर्ड हैं, वहीं डिस्क्रिप्शन में जाइए। पर अब प्रेसिडेंट का एक ग्लिम्स हम ले लेते हैं फटाफट से। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, फटाफट से देखते हैं। चलिए जो जो हम कर सकते हैं, चलिए से आज का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट आपके वहीं पार्ट 5 से शुरू होता है संविधान में, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म हुई, पार्ट 5 शुरू हुआ। पार्ट 5 में एक टॉपिक आता है द यूनियन, यानी सेंटर लेवल पे कौन कौन है। सबसे ऊपर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर प्रेसिडेंट का नाम आता है। और प्रेसिडेंट एक बहुत ही ऊंची पोजीशन है, ये एक नॉमिनल हेड है, यानी रबड़ स्टैंप है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सबसे ज्यादा पावर होती है, पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। ठीक है ना। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है ये याद रखना है, आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 52 के बाद में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 54। ये कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमें क्या समझना है कि ये भी वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही, प्रेसिडेंट भी एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड पोस्ट है। ठीक है, हमारा देश एक रिपब्लिक है, हमारे यहां पे नॉमिनल हेड भी चुना जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली से ही। तो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि उसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो कौन कौन लेता है एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर आ गए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड बोले तो जो चुन करके आए हैं, लोकसभा के जितने मेंबर चुन करके आए हैं, राज्यसभा के जितने मेंबर चुन करके आए हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो इनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। लोकसभा में पहले 2 मेंबर हुआ करते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता था, तो वो प्रावधान अब खत्म हो गया है। पर राज्यसभा के 12 मेंबर वाला अभी भी है, तो नॉमिनेटेड मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, इसमें और कौन होते हैं, प्लस इसमें होती है विधानसभा। विधानसभा जो हर स्टेट के पास है, तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद में वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं प्रेसिडेंट के उनके नाम लिखे जाते हैं और प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें बताया जाता है कि हर कोई बंदा इसी हिसाब से वोट डालता है, एमएलए और एमपी। ठीक है जी। तो अब इसको देखते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड ही पूछ रहा था, देख लेते हैं क्या गलत क्या सही। He she is indirectly elected by the elected MLA and MP, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है ना, कि एक तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्ट हम लोग तो वोट डाल ले रहे हैं। साथ ही कौन कौन हिस्सा लेता है, जितने भी एमएलए हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर जो इलेक्टेड हैं, और एमपी जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, सबको पता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब क्या होता है कि आर्टिकल 54 था ना, ये आर्टिकल 54 याद रखोगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एक है आपका आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल 72 कहता है कि जितने भी डाउट्स या डिस्प्यूट किसी भी तरह का अराइज होता है, किसी भी तरह का डाउट या डिस्प्यूट आता है,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये दिक्कतें थी, तो ये सारी चीजों पे फाइनल डिसीजन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो। अगर कोई चीटिंग हुई है इनके इलेक्शंस के अंदर, तो इनके इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार देने का जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, हाई कोर्ट की नहीं होती है। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन आप टफ कैटेगरी में थोड़ा सा कह सकते हो कि अगर आपको ध्यान से आपने चीजों को पढ़ा है तो ही आप लगा पाओगे। तो आंसर 3 हो गया, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर को एक्सट्रैक्ट किया, समझे मेरी बात। बाकी प्रेसिडेंट की खूब सारी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर। प्रेसिडेंट का वो लेक्चर देखिए, सबको मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, अगर आप पॉलिटी को बिल्कुल नहीं आता और आप चाहते हो कि यार हमें पॉलिटी कम से कम टाइम में आ जाए, पेपर में तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, पर वो 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 नंबर देके जाते हैं। बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन छूट जाता है उन्हीं 2 नंबर या 1 नंबर के अंदर, पॉइंट मार्क्स पे सिलेक्शन छूट जाता है भाई। और आप कम टाइम में पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, बढ़िया सजेशन देता हूं, प्लेलिस्ट में जाओ। वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि उसके सारे लेक्चर्स देखना, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, पर फिर भी आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो और भी आपको चीजें देखनी है, तो 2-3 चैप्टर जरूर देख जाना। प्रेसिडेंट उसमें होगा, जरूर देखना। पार्लियामेंट के 2 लेक्चर होंगे, जरूर देखना। सुप्रीम कोर्ट जरूर देखना। तो 3 कौन कौन से बता दिया? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा एक फंडामेंटल राइट्स, ये 4 चैप्टर देखना। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेना। पॉलिटी में इससे ज्यादा मत पढ़ना, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप थोड़ा नो रिस्क वाले एरिया में आ सकते हो, समझ गए। चलिए, कितने क्वेश्चन बच गए? अभी तो बचे हैं 1-2 क्वेश्चन और करें या छोड़ दें आज की क्लास? चले एक देख लेते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द पार्लियामेंट अमेंडमेंट। यार ये क्वेश्चन का हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं ताकि मैं आपको पूरा आर्टिकल 368 बता पाऊं। आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। और अगर आपने यहां तक लेक्चर देखा है तो 1 मिनट और रुकना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने यहां तक लेक्चर को देखा। इस लेक्चर को प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अब मैं आपके मतलब की बात एक बताता हूं, बढ़िया वाली, सुनिए। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे एग्जाम कोई भी, और आप अपना कोर्स यहां पे आराम से कंप्लीट कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। ये हमारा ना अभिनंदन बैच चल रहा है, इसमें क्लासेस रोज शाम को ना 6 बजे आ जाती हैं। 6 बजे मैं आता हूं और मेरी क्लास से शुरुआत होती है। सिर्फ संडे क्लास नहीं मिलेगी आपको, बाकी रोज। इतने दिन का हमारा टारगेट है, 79 हमने लिखा है। 70 से 75 क्लासेस में आपका सिलेबस पूरा वाइंड अप करवा दिया जाएगा। CGL 2023 टारगेट है, पर इसके थ्रू आप सोचिए कितने पेपर को टारगेट कर सकते हो। CHSL इसमें आ गया, MTS इसमें आ गया, CPO इसमें आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई स्टेनो का पेपर है वो इसमें आ गया, रेलवे का पेपर है वो इसमें आ गया, CDS, NDA, FCAT, CAPF, वहां से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो भी इसमें आ जाएगी। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप बड़े से बड़े पेपर को एक बार में अटेम्प्ट कर पाओ। 70 क्लासेस इसकी देख लोगे, इनफ रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव। 6 बजे क्लास रेगुलर बेसिस पे। पॉलिटी हो गई है ऑलमोस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री में करवा चुका हूं, अगर नहीं देखा वो लेक्चर देख लीजिए। आगे जाके स्टैटिक जीके आएगा इसमें, ठीक है। तो उसमें और जो चीजें रह गई हैं उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है आपके अभिषेक सर, 7 बजे इनकी क्लास आती है। बायो चल रहा है इनके बैच में, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये है आपके इंग्लिश के कपिल सर, ठीक है। बेहतरीन अंग्रेजी, बहुत बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम लेवल की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पढ़ा देंगे। रीजनिंग के लिए मैं कह सकता हूं आंख बंद करके 9 बजे इनका लेक्चर आएगा रोज रात को, ठीक है। सबके लेक्चर्स 40-50 मिनट के होते हैं, तो इनका पूरा कोर्स ऐसे करवा रहे हैं कि आप इनका लेक्चर एक बार अगर आप देख लेंगे पूरी प्लेलिस्ट, तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग के अंदर भी आपको कहीं जाने की जरूरत है। सामने सामने आपके चीजें पड़ी हुई हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता लगता रहे। साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। और मिलता हूं मैं अब आपसे कल, फिर से पढ़ेंगे हम PYQs। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। मिलता हूं मैं आपसे कल, लेक्चर शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच।